नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात करेंगे एक बिल की और उस पर बटे विपक्ष की। आपराधिक मामलों में कम से कम 30 दिनों तक बिना बेल के जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले तीनों बिलों पर विचार करने के लिए बनने वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल होने को लेकर विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक दो फाड़ नजर आ रहा है। 130वें संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में विधेयकों के पेश होने समय यह एकजुट नजर आया था। जेपीसी से लगातार विपक्षी पार्टियां किनारा कर रही हैं। पहले तृणमूल कांग्रेस ने इस समिति को नौटंकी बताते हुए बहिष्कार किया। फिर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी जेपीसी में शामिल नहीं होगी। अब आम आदमी पार्टी ने भी यही रुख अपनाया है। फिलहाल टीएमसी, सपा और आप के इस कदम से कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अब उस पर भी विपक्षी एकजुटता के नाम पर अपनी लाइन बदलने का दबाव बढ़ गया है। दरअसल कांग्रेस अब तक इस पैनल का हिस्सा बनने के पक्ष में दिखाई दे रही थी, लेकिन टीएमसी के बाद सपा और आम आदमी पार्टी के कदम ने कांग्रेस हाईकमान को भी असमंजस में डाल दिया है। टीएमसी ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन मिलकर जेपीसी के अध्यक्ष का चयन करते हैं और सदस्यों का नामांकन पार्टी की संख्या के आधार पर होता है। इससे समिति का झुकाव सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में हो जाता है। विपक्षी दलों के इस रवैये ने सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर बढ़त दे दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधेयकों के माध्यम से वह भ्रष्टाचार विरोधी अपने संकल्प को और मजबूती के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। सरकार जानती है कि दोनों सदनों में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इसे पेश किए जाने से लेकर जेपीसी का विरोध कर रहा है, उससे यह संदेश निकल रहा है कि पार्टियां भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों से डर रही हैं। सवाल यह है कि अब कांग्रेस क्या करेगी? बिल पर इसरार से विपक्षी एकता पर क्या असर होगा? बीजेपी क्या विपक्ष के टकराव से बिहार चुनाव में फायदा उठा पाएगी क्या? यह भी सवाल है। लेकिन फिलहाल इस बिल पर विपक्ष बटा हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि यह फायदेमंद क्या विपक्ष के लिए है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि विपक्ष की तमाम पार्टियां यदि एक लाइन में आकर खड़ी हो जाती है तो इसे विपक्ष के टकराव के बाद एक मजबूती के तौर पर भी देखा जा सकता है। और यदि बीजेपी से अपने दृष्टिकोण से देखती है तो विपक्ष में जो एकता है उसकी कमी नजर आएगी और ऐसे में उसे लाभ मिलने की संभावना है, ऐसा वह मान रही है। लेकिन इंडिया ब्लॉक में अभी से जेपीसी में शामिल होने को लेकर के एक तरह से घमासान सा मचा ही हुआ है और जेपीसी में शामिल नहीं होने पर क्या यह टकराव की स्थिति विपक्षी दलों के बीच ही होगी या नहीं, यह अहम सवाल है। लेकिन इस पूरे मसले के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि यह सब होते हुए जेपीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठ गए। विपक्षी दलों का यह मानना है कि जेपीसी निष्पक्ष नहीं है और इसीलिए इन समितियों का हिस्सा बनने का कोई लॉजिक भी नहीं है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाएं इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता से ये समझने की कोशिश करेंगे यह जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या परिणाम होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता संजीव निगम साहब जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर नेता रतन तिवारी साहब और टीएमसी की तरफ से बतौर प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा साहब भी जुड़ चुके हैं।
अब चूंकि बगावती सुर टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी इन सबसे निकल कर आया है, तो शुरुआत मेहरोत्रा साहब आप ही के साथ, और आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। मेहरोत्रा साहब, यह जो हो रहा है इसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में एकता की कमी मान रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसे क्या मान रहे हैं, क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं जेपीसी? सुन पा रहे हैं आप मेहरोत्रा साहब? चलिए एक बार फिर से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम उनके एक अन्य पार्टनर हैं इसमें, निगम साहब। निगम साहब ने भी, उनकी पार्टी ने मन बना लिया है कि जेपीसी में हम हिस्सा नहीं लेंगे, शिरकत नहीं करेंगे। मामला क्या है निगम साहब? इसे बीजेपी अपने जीत की तौर पर देख रही है, लेकिन आप इसमें किसकी जीत देख रहे हैं? निगम साहब, सवाल आपसे है सर। चलिए, उनके पास भी आवाज़ नहीं जा रही है। अब हम, चूंकि दोनों जो मेन पार्टीज हैं उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, तो अब सीधे भारतीय जनता पार्टी की ही बात करेंगे। जाटव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जाटव साहब, आवाज़ आ रही है सर आपको? जी, मुझे आ रही है। ठीक है सर। अब देखिए, दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं आपके राजनीतिक खेमे में, उनसे तो संपर्क नहीं हो पाया, आपसी से संपर्क हुआ है सबसे पहले, तो इसे आप अपनी जीत समझ रहे हैं, विपक्ष की हार समझ रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहा है विपक्ष? दरअसल क्या है, ये जो शुरू से विपक्ष या विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तमाम जो भी पार्टियां हैं वो हमेशा एक ही बात लेकर के आगे आती है कि हमें किसी भी सूरत से भ्रष्टाचार खत्म करना है। आम आदमी पार्टी को तो हमने देखा था कि तुरंत जो है वो जेल की सलाखों में आए तो तुरंत उससे इस्तीफा ले लो। केजरीवाल जी जिस तरीके से लोकपाल बिल को पारित कराने के लिए उन्होंने तमाम वायदे किए, मतलब वायदे बहुत किए कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, मगर जिस कांग्रेस ने एक जो इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री को छूट दी थी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन से, वहां आज प्रधानमंत्री को जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन में प्रमुख रूप से जो है लिखा गया है कि इसमें शामिल किया जाए, और 30 दिन के भीतर यदि वो जेल में है तो उसको इस्तीफा देने, मतलब उसका इस्तीफा ही माना जाए। तो इतना बड़ा कदम हमारे आज इस बिल में हमारी सरकार ने उठाया है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया देश की जनता के लिए पारदर्शी और जो भ्रष्टाचार से मुक्त जो समाज की परिकल्पना है, इससे बेहतर नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया जो विधेयक है, और उन सब चीजों पर ये खरा उतरता है जहाँ पर हम आमतौर पर ये कहते हैं कि नेता भ्रष्टाचारी होते हैं। इसमें नेता को जो है भ्रष्टाचार करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उसको कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से एक मिसाल पेश करी कि मैं अपराध भी करूंगा और सीट भी नहीं छोड़ूंगा, उसको जो खत्म करने के आशय से आए तो उन्होंने खुद नियम तोड़ा। ये जो विधेयक है, ये जेपीसी में गया है। मैं समझता हूँ कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हुए आए थे, आज वो भ्रष्टाचार को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों जेपीसी से भाग रहे हैं? हाँ, ठीक बात। आप जेपीसी को क्यों भाग रहे हैं, यही तो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। मेहरोत्रा साहब, क्यों भाग रहे हैं जेपी से? बीजेपी तो बोल रही है, इसके तमाम फायदे गिना रही है, फायदे खैर आपको नहीं नजर आ रहे हैं, या फिर आपकी थियरी क्या है मेहरोत्रा साहब? हम लोग कोई नहीं भाग रहे हैं उसमें। कोई ऐसी कोई वो नहीं है। देखिए, हर पार्टी का अपना है, ठीक है, पार्टी लगी हुई है, कर रही है, और इंडिया गठबंधन है, सब संग में है, बट अभी कुछ है टॉपिक्स के ऊपर बात होनी है। बट भाजपा इस समय देखा जाए तो अगर कई मुद्दे ऐसे हैं जो भाजपा चाह रही है कि देश में मुद्दे भी चलते रहे, जो उनकी नाकामियां हैं उसे ढकने का काम कर रही है मीडिया के द्वारा। हम लोग ये चाहते हैं जो आज देश के हालात चल रहे हैं जिस तरीके से, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, वोट चोरी का हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग को बात करना है।
क्यों भाग रहे हैं वोट चोरी से, क्यों मोदी जी भागना चाह रहे हैं, क्यों नहीं उसके ऊपर कहते हैं। अगर कोई विपक्ष अगर चुनाव आयोग से पूछना चाहता है, सवाल पूछ रहा है, तो उसमें भाजपा को क्यों दिक्कत होती है, क्यों भाजपा उसमें आकर के सवाल करती है, क्यों इनके प्रवक्ता आके उनमें डिपेंड करने लगते हैं। अगर हम लोग चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं ना, चुनाव आयोग की गलती है ना कि भाजपा की। भाजपा तो पाक साफ है, ये तो कहते हैं हम तो पाक साफ, हमने कोई गलती नहीं करी। हम लोग तो यही जानना चाह रहे हैं कि आप दोनों लोगों का जो खेल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर वोट चोरी के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को लूटने का, ये कब तक चलेगा, कब तक रुकेगा? ठीक बात है। निगम साहब, अब आप अपनी बात भी बता दीजिए कि ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि अब इन तमाम समितियों में पार्ट लेने से कोई फायदा है नहीं, एक तरफा हो जा रहा है यह खेल? देखिए एंकर महोदय, ये सिर्फ ऐसे ही हम लोग नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे तथ्यात्मक हैं, बातें हैं। पिछले 10 वर्षों से तो सरकार दिल्ली में चलाई अरविंद केजरीवाल जी ने, और देखा एक नया इनको चुनौती मिली केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को। तो वो जब ऐसी एक स्थिति बनी कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा, और इन्होंने परिस्थितियां बना दी ऐसी कि आपको साहब हम जेल में रखेंगे, तो जब जेल जाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे, हम आपकी सरकार गिरा देंगे। यही एक मकसद था, बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया, जिसमें ये कामयाब नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल जी ने इनकी चुनौती को स्वीकार किया। जेल में जितने दिन उनको रहना पड़ा, जेल में रहते हुए भी सरकार उन्होंने विधिवत चलाई, ठीक चलाई। आज दिल्ली के लोगों से पूछिए, 6 महीने से ऊपर होने को आ गया है दिल्ली में, आज लोग याद कर रहे हैं कि साहब हर तरफ, चारों तरफ स्कूल में फीस पे भी बढ़ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बस में मार्शल नहीं है, पावर कट लग रहे हैं। तो जो लोग उस समय नहीं कर रहे थे, आज उनको सब समझ में आ रहा है क्या फर्क था जब दिल्ली में केजरीवाल साहब जेल में रह करके चला पाए, और आज मैडम रेखा जी बाहर है, स्वतंत्र है, आजाद है, इसके बावजूद वो दिल्ली वासियों को माहौल नहीं दे पा रही है। तो हम लोग मनसा इनकी जान चुके हैं, मनसा इनकी भाप चुके हैं, ये इनका इरादा है। जैसे आज ईडी और सीबीआई कभी खुलेआम दुरुपयोग करते हैं, उसी प्रकार से इस नए कानून के बन जाने से इनको और अधिकार मिलेगा, जिसका ये बेजा इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा सत्येंद्र जैन साहब के साथ क्या हुआ, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कहा ना कि इनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। तो उनकी मान प्रतिष्ठा, उनको जो शारीरिक जो है जिस प्रकार की इनको नुकसान हुआ, तो ये कौन लौटाएगा उनको, कौन देगा उनको? आज सीबीआई ने लगा दिया ना क्लोजर रिपोर्ट, कुछ नहीं मिला। आपकी ईडी भी ऐसी क्या ईडी का कन्विक्शन रेट है? तो ये चीज आपको जानबूझ करके एक नई पार्टी जो कि देश के लिए काम कर रही थी, तेजी से काम कर रही थी, उसमें आपने थोड़ा सा उसकी रफ्तार को कुंद करने का प्रयास किया, एक असफल प्रयास किया। इसकी रफ्तार कुंद नहीं होगी, ठीक है, एक समय थोड़ा सा ऐसा आपने किया, और आगे आने वाले समय में देखिएगा आम आदमी पार्टी एक साफ नियत से एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है इतने कम समय में। बताइए राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी? काम किया ना, लोगों के दिल में हमने जगह बनाई, तभी तो राष्ट्रीय पार्टी बनी। आपने थोड़ी हमें बना कर दे दिया। तो हम इससे घबराने वाले नहीं है। आप अपना काम कर रहे हो, आप किए जाओ, हमें जो करना है, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, और 2-3 दलों ने भी इससे कहा है कि साहब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जेपीसी में। हाँ, टीएमसी ने भी कहा है, समाजवादी पार्टी ने भी कहा है। तो करना आपको वही है, आप घेर करके जो है आप चौचार रहे हो, ये तो बहाना है ना जेपीसी में। मतलब मनसा पर, ठीक है, मनसा पर भी सवाल खड़े हो गए। अब इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बाद तिवारी साहब, बारी आपकी है। विपक्ष के लीडर के तौर पर आपकी पार्टी है, और ऐसे में क्या अपने आप को मझधार में फंसते आप देख रहे हैं जेपीसी वाले इस मुद्दे पर, या अब आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होगा? शामिल होंगे या फिर अन्य पार्टियों की तरह आप भी बोलेंगे नहीं भाई इसमें शामिल होने से बढ़िया है बाहर ही रहो? क्या विचार है? देखिए, जो भी मुद्दा होता है, जिस विषय पे हमें बात करनी होती है, इसमें नेता विपक्ष, सारे विपक्ष की पार्टी को एक साथ लेके उस पे विचार विमर्श करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम मजबूत अगर विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो अकेले हम नहीं आगे बढ़ सकते। तो हम सबसे विचार विमर्श करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन अगर जेपीसी की बात की जाए तो जेपीसी की मांग हमने उस वक्त भी की थी जब अडानी का घोटाला सामने आया था। जो वो अडानी जो 10 साल 15 साल पहले कहाँ था और फिर कहाँ चला गया, बहुत सारे घोटाले हुए अमेरिका तक, और बहुत सारी एजेंसियों ने बताया कि ये झोल-झाल कर रहे हैं। तो जेपीसी की मांग की है, लेकिन जेपीसी नहीं बना रहे थे ये लोग, और ये लोग पूरी तरीके से अडानी को बचा रहे थे। आज ये कानून लाने का मतलब क्या है?
आप इनसे पूछिए, अब जो बैठे हुए हैं प्रवक्ता है भाजपा के, उनसे जाटव पूछिए साहब, महाराष्ट्र में अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी के, उनके ऊपर फर्जी केसेस लगा के, फर्जी ईडी सीबीआई की जांच लगा के उन्हें कई साल तक जेल में रखने के बाद जब वो जेल से बरी हुए, यहाँ तक हाई कोर्ट छोड़िए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके ऊपर कोई आरोप तय नहीं हुआ और उनके ऊपर कोई भी ऐसे सबूत नहीं पाए गए, ऐसे उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको गलत तरीके से जेल में रखा गया। तो ये कानून बनने के बाद आप ये जान लीजिए कि जिस प्रकार ईडी सीबीआई का ये बीजेपी के लोग दुरुपयोग करते हैं, विपक्षी पार्टियों को डराते हैं, धमकाते, अपने पाले में लेते हैं, अगर ये कानून बन जाएगा तो जानबूझ के उनके ऊपर फर्जी केसेस लगाएंगे, फर्जी केसेस लगा के मुख्यमंत्रियों को कुर्सी छीनेंगे, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री तक की कुर्सी छीन लेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि एक साल के बाद इनकी कुर्सी छिनेगी। देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और यह कानून लाके उन्हें कुर्सी से हटाने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं और इनके षड्यंत्र को अगर कोई तोड़ेगा, देश की जनता तोड़ेगी। देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है, ये समझ चुकी है कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना, वोट चोरी करके मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन जनता जाग जाएगी तो इनकी कुर्सी भी छिन जाएगी। ठीक, इन तमाम बातों के बीच सबसे इम्पोर्टेंट सवाल एक यह भी है, जाटव साहब सवाल आपसे है सर, आखिर ये ऐसी स्थिति जब देश में क्यों उत्पन्न हो गई कि लोग जेपीसी की निष्पक्षता के ऊपर भी अब सवाल उठाने लगे हैं। कहना है भाई लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन ही जब निर्धारित करते हैं, पार्टी की स्ट्रेंथ की वाइज जब उसका अलॉटमेंट होता है तो दिख रहा है सर एक तरफ पलड़ा झुका हुआ है, मामला तो हाथ से फिसल ही जाएगा। फिर ऐसी समिति का क्या मतलब है? उनके मन में भी ये डाउट है। और ऐसी स्थिति आई क्यों? ये लोकतंत्र के लिए खतरे की स्थिति आपको महसूस हो रही है? क्योंकि विपक्षी पार्टी जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रख रहे हैं सिस्टम में तो फिर कैसे चलेगा सर? देखिए कुणाल जी, देश में जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता हैं, जनता ने उन्हें बख्शा नहीं। अभी जिस तरीके से संजीव निगम जी ने कहा कि सत्येंद्र जैन जो है वो मामले से बरी हुए हैं, जिस मामले में वो अंदर थे ना, वो उस मामले से बरी नहीं हुए हैं। एक मामला जो था उनका दूसरा, उससे वो बरी हुए हैं, उसमें जो है राहत मिली है। मगर जिसके लिए ये बंद थे ना, तो अभी वो मामले हैं, इसलिए टीवी पर सिंपैथी मत लो। इनफैक्ट अभी वो जो मामले थे उस पर वो जांचें भी चल रही हैं और नहीं, अजीत पवार के ऊपर आप बता दीजिए कि आपका मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री अजीत पवार को 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटालेबाज कह रहा था। अरविंद केजरीवाल आपके साथ जाने के बाद वो ईमानदार कैसे हो गए? वो भी ये ना सोचे। नारायण राणे का नाम बता दीजिए, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल का नाम बता दीजिए, भावना गवली का नाम बता दीजिए, धनंजय मुंडे का नाम बता दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी का भी नाम बता दीजिए। ये भ्रष्टाचारी थे जब आपके खिलाफ लड़ रहे थे, आपके साथ आने के बाद ईमानदार कैसे बन गए? बता दीजिए। जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो सब परेशान हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी आपके साथ, भाजपा के साथ कोई नेता आता है तो ईमानदारी का प्रमाण पत्र आप लोगों से सौंप देते हैं। वो नहीं, आपके खिलाफ अगर जो बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है और भ्रष्टाचारी हो जाता है। देश को अब समझाइए, आप देश अब जाग चुका है और अब आपकी दाल नहीं गलने वाली। ठीक, आज समाजवादी पार्टी जो है जिसकी बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं, उन पर भी आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो उससे बरी नहीं हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप कहीं ना कहीं लिप्त हैं और आपको इस विधेयक का और ये जो बनने जा रहा है कानून, उसका पालन करना पड़ेगा। और हर हालत में जनता जो है वो इस प्रकार के सख्त कानून को जो है अप्रिशिएट करेगी। ठीक है जाटव हमें साहब, पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम पूर्ण बहुमत के साथ में आगे भी सरकारें बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम निष्पक्षता से। ठीक है, 1 मिनट बचा है मेरे पास, बाकी तीनों से भी मैं छोटी सी टिप्पणी, प्लीज रिक्वेस्ट है, 20-20 सेकंड कहीं बात कीजिएगा। निगम साहब, शुरुआत आपके साथ। आपको लग रहा है मंशा के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं सरकार के, अब आगे का रास्ता क्या होगा, कैसे देख रहे हैं भविष्य? कुणाल जी, इसमें सिर्फ मैं या हमारी पार्टी ही नहीं है, बल्कि स्थिति ये माने या न माने इनकी पार्टी के लोग जिनका सीधे सीधे ताल्लुकात है। तो 3 एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। आज दुनिया में नहीं रहे सतपाल मलिक साहब, जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। वो चिल्ला करके दुनिया से विदा हो गए, उनकी न सुनी। अभी उपराष्ट्रपति महोदय, आज पता नहीं आपको 47 की बात करते हैं, 2047 में होगा, कहाँ है वो, किस हाल में है, कैसा उनका स्वास्थ्य है,
कोई जब अस्वस्थ होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, कोई जानने वाला नहीं, ना कोई बताने वाला है, देश के लोग पूछ रहे हैं। अरे मैं वही बात कर रहा हूँ जाटव साहब, तो ये तो आपने हाल बना रखा है। तो आप अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होने दीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके अंदर ऐसे लोग हैं जो छटपटा रहे हैं, और अगर उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी तो आपकी अब नहीं चलने वाली है। यहीं से खुलने जा रहा है ताला, अनलॉक यहीं से होने जा रहा है। ओके, लोग अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। मेहरोत्रा साहब, आप भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यदि जुड़े हैं तो आप भी सर अपनी राय दे दीजिए। नहीं, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। अब तिवारी साहब, ओवर टू यू, जल्दी से बोलिएगा सर, 20 सेकंड है, कंक्लूड कर दीजिए, बोलिए। कंफ्यूजन की स्थिति सही है। अभी जिस प्रकार हमारे मित्र ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज से लोग वोट डालेंगे, अभी मतदान जब होगा तो मतदान होने के बाद परिणाम आएंगे तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत सारे लोग चिंतित है, वो अपना वोट कहाँ कास्ट करेंगे, वो आने वाले समय में सब कुछ सामने आएगा। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी यदि तब, यही ना तिवारी साहब? समय का इंतजार कर रहे हैं, समय आने दीजिए, समय ठीक, जहाँ करवट लिया ना, हाँ, सब चीजें सही दोस्त हो जाएंगी। चलिए ठीक है, समय का इंतजार सबको है। बहुत शुक्रिया, फिलहाल समय इतना ही है इस चर्चा के लिए। आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने राय रखने के लिए। तो देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ निकलेगी, उसे सुना जाएगा, फैसला लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल स्थिति यह है कि जेपीसी को लेकर ऊहापोह की स्थिति विपक्ष की तरफ बरकरार है। कौन साथ में आता है, जेपीसी में शामिल होता है, कौन और अलग अलग की लिस्ट में शामिल हो जाता है, यह वक्त तय करेगा। और इस बिल का भी क्या भविष्य होगा, यह भी भविष्य के गर्भ में ही है। लोकतंत्र में अभी बस इतना ही। नमस्कार।